अब हम आज पढ़ेंगे किस गवर्नर के बारे में, लॉर्ड लेटन के बारे में। पहले आप इन पॉइंट्स को देखो नीचे, अब इनसे आपको पता चलेगा जब जो पॉइंटर्स हमने अभी तक पढ़ा था उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आए हैं। यहाँ पे ये देखो, ये पहला क्वेश्चन देखो, हु इज़ द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, कौन वेलिस, हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा था। तो क्वेश्चन कितना ईजी आ रहे हैं। अब नाते सिलखन छुरी खिंता थोड़ा थोड़ा देगा तो क्वेश्चन 3 दूसरे ये क्वेश्चन ये सब PYQs आए हुए हैं यार। वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1773। वो इसलिए क्योंकि 1772 में जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो बनते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, वो क्या करेगा, वो करता है गवर्नर ऑफ बंगाल को अपग्रेड कर देगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस तरह से जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो भी वॉरेन हेस्टिंग हो गए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कौन हो गए, वॉरेन हेस्टिंग। तो वो कब आ गया, अगर क्वेश्चन देखो वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बने जरना 73। अगर क्वेश्चन आता है वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल कब बने जरना 72 आंसर आ जाता। क्लियर छे दे। अब हु प्रपोज्ड वर्निकुलर प्रेस एक्ट, अभी ये आज पढ़ेंगे हम लोग। हु इंट्रोड्यूस इट, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, ड्यूअल गवर्नमेंट, रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि 1765 में क्या होता है, इलाहाबाद ट्रीटी होता है जिसमें एक दीवानी राइट्स होते हैं, एक निजामत राइट्स। दीवानी राइट्स जाते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, निजामत राइट्स जो है वो नवाब ऑफ बंगाल। ये सब कहाँ पे होता है, बंगाल में। तो बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट आ जाता है ना। तो जहाँ पे दीवानी राइट मीन्स टैक्स कलेक्शन और बाकी इंपॉर्टेंट वो ईस्ट इंडिया कंपनी को, निजामत राइट्स नवाब ऑफ बंगाल को जाते हैं। और यहाँ पे 65 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी किसके बीच में, रॉबर्ट क्लाइव था इंग्लिश की तरफ से, वहाँ पे सिराजुद्दौला था, शुजाउद्दौला और शाह आलम II ये सब थे। फिर आगे जाके ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट है इसको आगे जाके एंड कौन करता है, चलो इसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ने ड्यूअल गवर्नमेंट लाया बंगाल में, ये क्लियर है। रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ये भी क्लियर है। आगे जाके ये ड्यूअल गवर्नमेंट को एंड करता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसने एक जगह पे तो गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बनाया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और दूसरी साइड में जो ड्यूअल गवर्नमेंट था उसको एंड कर देगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ड्यूअल। अब ये बताओ हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, देखो एक आता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होना का तो वॉरेन हेस्टिंग्स, कब हुआ था 1773 में। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा तो विलियम बेंटिंग, वो 1833 में, रेगुलेट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने उसको किया। फिर आगे जाके अगर वाइसरॉय आएगा तो वो होगा लॉर्ड कैनिंग, वो 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने वाइसरॉय का पोस्ट बनाया था। तो इस तरह हमने अपग्रेड होते देखा गवर्नर ऑफ बंगाल को, पहले अपग्रेड होता देखा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो अपग्रेड हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो अपग्रेड हो जाता है वाइसरॉय में, वाइसरॉय। तो इस तरह से फर्स्ट वाइसरॉय कौन था यहाँ पे, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय था। अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता तो विलियम बेंटिंग होना था इसका आंसर। ठीक है यहाँ तक। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन NDA में पूछा गया है, NDA मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम में पूछा गया है। देखो अब इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो क्या, जोनाथन डंकन। ये पॉइंट वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, ये नहीं पढ़ाया। देखो अब इस बेसिस पे ये वैसे दोनों सही है। यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा लाया था अराउंड 1881 की 84 में लाया था, किस लिए, मुस्लिम के जो सब्जेक्ट्स थे उनको पढ़ाने के लिए लाया था ये। और उसने और एक चीज़ भी बनाई थी उस वक्त, क्या थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, किसके साथ बनाई थी वो, विलियम जोन्स, विलियम किसके साथ बनाई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसको लाया था किसके टाइम में, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। प्लस कौन था, जॉन शोर्स नहीं था, वो देखना और ग्रुप में उसको पोस्ट करना। आज मैच दे जाएगा क्वेश्चन का तो तीन सपोर्ट में बहुत सो गुंडिया फर्स्ट न्यूज़पेपर क्वेश्चन पुसरुप मेहरून पोस्ट वो भी जम्मू में बैठ के, इसलिए दी क्वेश्चन पे यंती फिलहाल
दूसरा यहाँ पे जोनाथन डंकन, ये इसने संस्कृत देखो पहले, अब हिंदू और मुस्लिम में ये कॉर्नवेलिस के टाइम पे होता है जोनाथन डंकन, उसके बाद आगे जाके ये वहाँ पे बॉम्बे का शायद गवर्नर होता है, ये लाते हैं संस्कृत कॉलेज वाराणसी यूपी में। तो यहाँ पे जो हिंदू कॉलेज को प्रमोट करते हैं, अभी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो यही यूनिवर्सिटी जो संस्कृत कॉलेज लाएगा आगे जाके ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपग्रेड हो जाता है। तो ये जोनाथन डंकन लाते हैं हिंदूज के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखो, मैंने कल बताया था 1813 जो चार्टर एक्ट था, उसने बोला था कि 1 लाख रुपया पर एनम आप एजुकेशन में खर्च करो जैसे। फिर आगे जाके 1835 में जब विलियम बेंटिंग का रूल था, वहाँ पे मैक्यूले ने एक रिपोर्ट दिया कि ये जो नॉलेज है वो हम इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए करेंगे जैसे। लेकिन इससे पहले जो है यहाँ पे ये जो गवर्नर वेस्टिंग थे, उसके बाद जो कॉर्नवेलिस आते हैं, वो किसको, लोकल लैंग्वेज को या लोकल एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है। तो उस लोकल एजुकेशन के चलते यहाँ पे आप देख रहे हो वॉरेन हेस्टिंग ने एक मदरसा खोला मुस्लिम के लिए, जोनाथन डंकन आगे जाके संस्कृत कॉलेज खोलते हिंदूज के लिए, ताकि वहाँ पे हिंदू जो लिटरेचर है वो प्रमोट हो जाए। तो यहाँ पे दोनों सही है। फिर ये वाला देखो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता एक ही बात है, वास किसने बनाई थी, वॉरेन हेस्टिंग एलोंग विद, वो आपके लिए क्वेश्चन है आज के लिए। तो ये क्वेश्चन का जो होता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ कौन, एक्चुअली ये टाइपो है, क्वेश्चन गलत है, ये गवर्नर जनरल वॉचमैन, या यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा तो वॉरेन हेस्टिंग्स होगा, अगर यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा तो ये विलियम बेंटिंग होगा, विलियम बेंटिंग, TILCK, ऐसे किसी टाइपो हुआ है बस। तो क्लियर हो तो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो क्लियर हुआ। इसी तरह ये बताओ, ट्रीटी ऑफ बेसिन, ये क्वेश्चन देखो, अवध को जब एनेक्स किया था ब्रिटिश एम्पायर ने, तो किसके थ्रू किया था, माल एडमिनिस्ट्रेशन मिस गवर्नेंस के बेसिस पे, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस डलहौजी ने उसको एनेक्स किया था। कब किया था, 1856 में। उस वक्त वहाँ पर रूलर कौन था, वाजिद अली खान, वाजिद अली खान वहाँ पे रूलर था। और ये किसने किया था, डलहौजी ने, ये डलहौजी ने किया था। यहाँ तक क्लियर है सबको। इसी तरह ये देखो, फर्स्ट विक्टिम डलहौजी ने कौन सी पॉलिसी लाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, लाई थी कि नहीं लाई थी, लाई थी। और फर्स्ट जो उसमें से आया था वो कौन था, सतारा डिस्ट्रिक्ट। कब आया था, 48 में, 46 में तो आया ही नहीं था। डलहौजी खुद 1848 से लेके 56 के बीच में था। तो 48 में वो आते ही डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पॉलिसी लाएगा, उसमें से फर्स्ट जो लाएगा वो इसको लाएगा, किसको, सतारा को। उसमें संबलपुर कब होता है, 1849 में। झांसी कब होता है, झांसी का मैंने स्पेशली बताया था। इसमें सतारा फर्स्ट कौन आया, सतारा, उसने सतारा को कैप्चर किया। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है झांसी, रहते झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि आगे जाके जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 होगा तो उसका एक मेजर सेंटर यही झांसी की रानी का जो रीजन है झांसी वो होता है, वहाँ पे भी झांसी की रानी और ये लोग लड़ने लगता है। तो इसका आता है 1853, किसका, झांसी को 1853 में उसने कैप्चर किया था। अब ये क्वेश्चन देखो लास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो भूटान वॉर सक्सेसफुल, एंग्लो अफगान वॉर का तो उसमें मैंने बताया था किस गवर्नर के टाइम पे एंग्लो अफगान, एंग्लो नेपाल कौन सा हुआ था। अब इसमें बताओ मुझे आप, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछतीन दो कि यहाँ पे एक गवर्नर है, एक बैटल के बारे में है, तो ये दोनों मैच कौन सा वाला नहीं कर रहे लोग। ये जब क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, किसी ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। उस वक्त जब मैंने बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, ये हुआ था, एक साइड से था यहाँ पे शाह आलम 2, दूसरा था यहाँ पे शुजा-उद दौला, तीसरा था मीर कासिम। इनका बैटल होता है वर्सेस किसके, ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। उसके बाद उसके नेक्स्ट टाइम के 1765 में क्या होगा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है तो वहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव होता है, ये मैंने कहा था। लेकिन मैंने उस वक्त ये कहा था कि जब ये बैटल होता है 64, उस वक्त यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव नहीं होता है, यहाँ पे कोई और होता है। और कौन उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था, जरे मैंने आपको क्वेश्चन बोला था उस दिन, कहा था कि ग्रुप में उसका मेंशन करना, तो किसी ने नहीं किया था। तो वो यही बंदा होता है, तो हेक्टर मुनरो। हमने और एक मुनरो पढ़ा था, एक हो गया हेक्टर मुनरो,
रो, ये बैटल ऑफ बक्सर में है। एक था थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो, रियोतवारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम मद्रास का उस वक्त ये गवर्नर हुआ करता था थॉमस मुनरो, ये सही है। दूसरा यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड कब होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से देखो। लॉर्ड जो हेस्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, उनका टाइम पीरियड था 1813 से लेके 1823 तक, और एंग्लो नेपाल वॉर इन्हीं के टाइम पे होता है, अराउंड 1814 से लेके 1816 कुछ के टाइम पे एंग्लो नेपाल वॉर होता है। उसी के यहाँ पे 1816 में आई गेस, इसको थोड़ा डेट देखना, ट्रीटी ऑफ सगोली होती है। ट्रीटी ऑफ सगोली से एंग्लो नेपाल वॉर खत्म होता है, तो एंग्लो नेपाल वॉर एक ही होता है, वो हेस्टिंग्स के टाइम पे ही होता है, तो ये भी सही है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी सही है। फिर लॉर्ड वेलेस्ले फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, सही है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि हमने उस दिन कितने वॉर्स पढ़े थे, एंग्लो मैसूर वॉर 4 पढ़े थे। जो पहला वॉर हुआ था वो हुआ था 1767 से लेके 1769 के बीच में। उस वक्त वहाँ पे कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, यहाँ पे देखो सब स्क्रीन में। सेकेंड वॉर हुआ था अराउंड 1780 से लेके 84 के बीच में, उस वक्त गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। जो थर्ड वॉर होता है वो होता है 1790 से लेके 92 में, उस वक्त होता है कौन, वेलिस। और जो फोर्थ वॉर होता है वो होता है 1797 से लेके 1799, और 99 में यहाँ पे वेलिस्ले होगा। और यहाँ पे जो टीपू सुल्तान थे उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद जो मैसूर आता है वो किसके अंडर आता है, सब्सिडरी अलायंस। तो ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर किसके टाइम पे हुआ, वेलिस्ले के। थर्ड किसके टाइम पे हुआ, कॉर्नवालिस के। यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड कि फोर्थ वेलिस्ले पे, सही है कि नहीं है? अब यहाँ पे देखो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर कितने हुए थे, एंग्लो मराठा वॉर 3 हुए थे। फर्स्ट हुआ था 1775 से लेके 1782 में, उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। सेकंड जो होता है वो होता है 1802 से लेके 1805 के बीच में, तब कौन होता है, वेलिस्ले होता है। और जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1817 से लेके 1819 के बीच में, तब कौन होता है, हेस्टिंग्स होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर किसके टाइम पे लिखा है, ये हमने पढ़ा था, तो इसका गलत ये आंसर हुआ कि नहीं हुआ? इवन आपको ये नहीं भी पता था तब भी आप यहाँ पे गलत आंसर निकाल सकते थे। तो क्वेश्चन गतु कहीं तो पता था, और ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, डीप पॉइंट माना डिटेल का अच्छे से पढ़ाया था। फिर इस तरह ये लास्ट क्वेश्चन एक बार देखो, फर्स्ट रेलवे कहाँ से आया था, बॉम्बे टू थाने, कब आया था, 18 नहीं, किसके टाइम पे आया था, किसके टाइम पे ये बताओ, वेरी गुड, डलहौजी के टाइम पे आया था। 1848 से लेके 1856 का इसका टाइम है। और ये जो बॉम्बे टू थाने जो चला था ट्रेन, वो चला था 1853 को। उसी साल इसने रेलवे भी लाया था इंडिया में, और उसी साल उसने इंडिया में टेलीग्राफ भी लाया था। रेलवे की जब बात होती तो वो बॉम्बे से थाने चली थी, और टेलीग्राफ कहाँ से चली थी, कलकत्ता से आगरा चली थी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, देखो सब दिख रहे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन एक बार देखो, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज इन 45 से 55 के बीच में किसने लाया था, यहाँ पे सीधा डेट दिया हुआ है आपको साफ साफ, तो आप खुद आंसर निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इवन आपको याद भी नहीं होगा, आपको इतना पता है कि डलहौजी कब से कब था, 1848 से 56 के बीच में। कॉर्नवालिस था 1784 से लेके 1793 के बीच में। ऑकलैंड होता है कब होता है, 1738 से लेके 42 के बीच में होता है, 36 से लेके 42 के बीच में। हेस्टिंग्स होता है ये 18 है, 1813 से 1823 के बीच में होता है। अब मुझे बताओ 45 के टाइम पे कौन आएगा, 45-59 तो डलहौजी हो गया, तो सीधे आंसर इसका डलहौजी आएगा, क्योंकि उसे मैंने पढ़ाया था। दूसरा इस तरह भी याद रख सकते हो, पब्लिक वर्क पोसुंग इंजीनियरिंग टाइप। अब यहाँ पे अभी PWD पनिस रोड चोचीन एवं सब कुछ, PWD का पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का होता है नहीं होता है,
अब रेलवे इसने लाया, रेलवे लाया तो ये पटरियाँ बिछाएगा, ये सब इंजीनियरिंग काम है, तो उन सब इंजीनियरिंग काम के लिए एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आना पड़ेगा और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कुछ होना पड़ेगा। अब टेलीग्राफ इतना मतलब टेलीग्राफ कनेक्शन मतलब फैलाना है, हमने रेलवेज को एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए इंजीनियरिंग चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पर डलहौजी को डाल सकते थे। फादर ऑफ इंजीनियरिंग भी हम कह सकते हैं, फादर ऑफ रेलवे भी इसी को कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखो अब लास्ट में जब हम अभी आपने इसको पढ़ा हुआ है पहले से, इसलिए अभी जब मैं एमसीक्यूज करता हूँ तो यंता समझ ऊँची, अगर मैं बिना पढ़ाए सीधा एमसीक्यूज पे आता तो शायद कुछ समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने उस दिन एमसीक्यूज आपको नहीं दिए थे। तो इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है यार, पीडीएफ उसमें मिलेगा ऐप में, तो वहाँ से पीडीएफ खोल के आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हम अब क्लास में आएंगे सीधे, तो पता चल रहा है ना क्वेश्चंस कैसे आते हैं ज़रा। अब यहाँ पे देखो लेटन कब से कब था, 76 से 80 के बीच में। अब इसके टाइम पे फेमाइन होता है एक, ये पॉइंट अभी यहाँ पे मैं पहले ऊपर से देखो, फिर मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। फिर यहाँ पे क्वीन को केसर हिंद टाइटल मिलता है, रॉयल टाइटल एक्ट पास होता है उसके टाइम पे, ठीक है। वर्निकुलर प्रेस, अभी ये क्वेश्चन हमने देखा था वर्निकुलर प्रेस एक्ट का, वो आर्म्स एक्ट इसके टाइम पे पास होगा, ये अभी क्या है मैं बताऊँगा। फिर सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर इसी के टाइम पे होगा, ये पॉइंट। फिर दिल्ली दरबार उसी के टाइम पे होगा, एक ये पॉइंट है। फिर उसके बाद ये चीज़, ये 4-5 पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद एक पॉइंट ये वाला सिविल सर्विसेज। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँगा यार। फर्स्ट फेमाइन क्या होता है, फेमाइन आएगा, कह रहेगा। अब यहाँ पे देखो जब लॉर्ड लिप्टन था तो दो एकदम अपोजिट चीज़ें होती हैं इसके टाइम पे। वो क्या होती है ज़रबना, ये इंडिया का मैप है, ठीक है, यहाँ पे है दिल्ली और यहाँ पे है ये बंगाल रीजन, है कि नहीं है। उस वक्त लिप्टन जो है फर्स्ट दिल्ली दरबार करते हैं, दिल्ली दरबार। तो ये क्वेश्चन आएगा, देखो दिल्ली दरबार मीन्स कि जो ब्रिटिश, अब इंडिया किसके अंडर है, ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश मोनार्क के अंडर है। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश राजा या रानी हुआ करती थी वो इंडिया विजिट करती है, तो वो विजिट करती है दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पे जो महल है मुगल्स के, जैसे कि लाल किला वहीं पे है। तो जब वो आएगा कौन, मुगल का ये क्वीन विक्टोरिया या जो भी राजा वहाँ से आएगा, तो उसको एक बड़े उसमें बैठाना पड़ेगा ना, ऐसे छोटा जगह चिकखे बंची ना। अब वहाँ का राजा है तो यहाँ के राजा के महल में लेना पड़ेगा चौक शमशाया, तो वो लाल किला में बैठाने लेंगे, तो उसको दिल्ली दरबार बोलेंगे। और इस तरह से 3 बार इंडिया में दिल्ली दरबार होता है। कितनी बार होता है, 3 बार। तो जो फर्स्ट दिल्ली दरबार, इसको मैं फर्स्ट 1DD मीन्स फर्स्ट दिल्ली दरबार, ये कब होता है, 1776 या 78 में। किसके टाइम पे, लिप्टन के टाइम पे, लॉर्ड लिप्टन के टाइम पे होता है। और इस वक्त कौन आती है, क्वीन एलिजाबेथ नहीं, क्वीन विक्टोरिया होगा, विक्टोरिया, हाँ क्वीन विक्टोरिया सही है। तो कौन आती है वहाँ, उस वक्त मोनार्क कौन होती है, क्वीन विक्टोरिया। अब आप एक बात बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन अब इस तरह आएगा, देखो फर्स्ट दिल्ली दरबार कब हुआ था, 78 में। किस गवर्नर के टाइम पे, लिप्टन के। कौन आया था उस वक्त, मोनार्क विक्टोरिया। जैसे कि हमने उस दिन एक क्वेश्चन मैंने देखा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब बनी थी, 1600 में बनी थी। किसके टाइम पे बनी, उधर आता है क्वीन एलिजाबेथ 1 या क्वीन एलिजाबेथ 1 या 2 देखना एक बार। तो क्वेश्चन आता है ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, 1600 में। किसके टाइम पे बनी थी, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे बनी थी। और मुझे एक बात बताओ, 1600 में इंडिया में मुगल रूलर कौन था, वेरी गुड, रॉबर्ट क्लाइव मुगल रूलर था। हाँ 1600 में इंडिया में मुगल रूलर कौन था, बोलो शाबाश। 1556 से लेके 1605 के बीच में इंडिया में रूलर कौन होता है, शाबाश, वेरी गुड, अकबर। क्लियर है ये पॉइंट। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट दिल्ली दरबार होता है किसके टाइम पे, लिप्टन के टाइम पे 78 में। और उस वक्त कौन आती है वहाँ से, ब्रिटिश मोनार्क क्वीन विक्टोरिया। और जब क्वीन विक्टोरिया इंडिया पहुँचेगी दिल्ली दरबार में, उनको एक टाइटल मिलता है केसर हिंद, क्वीन ऑफ इम्प्रेस ऑफ इंडिया, इम्प्रेस ऑफ हिंदुस्तान या इंडिया। वो टाइटल उसको कब मिलता है, इसके टाइम पे, लिप्टन के टाइम पे। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो क्वीन विक्टोरिया, यहाँ पे दिख रहा है ये चीज़ें। 87 पे पहला दिल्ली दरबार हुआ, क्वीन विक्टोरिया आती है, उसको टाइटल मिलता है इम्प्रेस ऑफ इंडिया। उसी तरह यहाँ पे 2 और, मैंने अभी कहा 2 और दिल्ली दरबार होंगे आगे जाके, जब हम
पढ़ेंगे यहाँ पे भी इनको देख लो। सेकंड दिल्ली दरबार होगा 1903 में। उस वक्त जो गवर्नर होता है या वाइसरॉय होता है वो होता है लॉर्ड कर्जन। कौन होता है? लॉर्ड कर्जन। और उस वक्त जो किंग आएगा वो आएगा किंग एडवर्ड 7 V117। यहाँ तक पॉइंट दिख रहा है ना सबको? हाँ, इसी तरह यहाँ पे ये दिल्ली दरबार याद रखना है, वो वहाँ पे भी मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ पे भी इन चीज़ों को देखना कि दिल्ली दरबार कितने होते हैं? 3, 1, 2 और 3। 1 होता है 1778 में, सेकंड होता है 1903 में, थर्ड होता है 1911 में। इस वक्त जो गवर्नर होता है वो होता है लिटन। 1903 में गवर्नर होगा कर्जन और 1911 में गवर्नर होगा हार्डिंगे। तो ये आगे भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे भी आप देख लेना गवर्नर कौन होता है। और उस वक्त राजा कौन आएगा, यहाँ पे मैंने साफ वो लिखा हुआ है नोट्स पे। यहाँ पे आएगा किंग एडवर्ड 7, यहाँ पे जॉर्ज 5 आएगा। ये पॉइंट्स क्लियर है। अब यहाँ पे विक्टोरिया यूनाइटेड दिल्ली केसर हिंद इम्प्रेस टाइटल इसको मिल जाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको। अब उसी टाइम पे यहाँ पे अब फिर से आएंगे हम लोग। लिटन के टाइम पे एक साइड से दिल्ली में एक बहुत बड़ा एक दरबार हो गया, मतलब ग्रांड चो दरबार चिकजर आया। उसी टाइम पे यहाँ पे बंगाल रीजन में जो है फेमाइन आया हुआ था, जहाँ पे लोग भूखे मर रहे। तो एक साइड में यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत बड़ा मतलब दरबार से ना खर्च बसून यो में होता है दासम मोदी चुक्षी करके लेते चमचे खर्च में बात डेकोरेशन फिनान दे, तो उस टाइप का। और यहाँ पे दूसरी साइड क्या आया था? फेमाइन आया हुआ था। ये पॉइंट। और मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था फेमाइन, जब हम पढ़ेंगे 2-3 बार फेमाइन आता है बंगाल रीजन में। एक आता था 1770 में आया था, किसके टाइम पे? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे। हमने पढ़ा था ये चीज़, क्योंकि उनको दीवानी राइट्स मिला तो उन्होंने लूट मार मचाया, किसानों को खाने के लिए उगाने के लिए खाना नहीं था, खाने के लिए कुछ था नहीं, तो वहाँ पे फेमाइन आ जाता है। पढ़ा था ये पॉइंट। उस लेक्चर को फिर से एक बार देखना, वहाँ पे मैंने इन पॉइंट्स को बताया था। अब आता है 1778 में सेकंड फेमाइन आएगा, किसके टाइम पे? लिटन। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। आगे जाके 1943 में जब वेवेल होगा, शायद यहाँ पे वेवेल होता है, उसके टाइम पे जो है फिर से फेमाइन आएगा। तो ये 3 बार फेमाइन आएगा। लेकिन यहाँ पे जब फेमाइन आएगा तो यहाँ पे इस फेमाइन को मतलब स्टडी करने के लिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीज़न हुआ, जरा वहाँ पे एक कमीशन बनाएगा लिटन। तो उस कमीशन का यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फेमाइन कहाँ है क्या? स्टार्च उसका स्पेलिंग में भूल गया। तो यहाँ ये ना स्टार्च, हाँ स्टार्ची कमीशन, हाँ रिचर्ड STARCH स्टार्ची कमीशन। अब यहाँ पे अगर याद करने के लिए मेरे को ये स्टार्च याद है, इसमें कैसे याद रखूँ इसको? देखो आप मतलब ये पढ़ते हो ना बुक्स में, जैसे कि सेल्यूलोज पढ़ा है, प्लांट्स फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, जितना स्टार्च पढ़ा है नहीं? प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पे स्टार्च मतलब फूड रिलेटेड हुआ कि नहीं? फूड मतलब भूखमरी खाना रिलेटेड हुआ कि नहीं? फेमाइन या जन मिथोपचस सॉन्ग, स्टार्च स्कैर्सिटी ऑफ फूड सॉन्ग। तो उस हिसाब से रिचर्ड स्टार्च कमीशन, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट फेमाइन कमीशन भी इसको हम बोल सकते हैं, फर्स्ट फेमाइन कमीशन। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा आप लोगों को कि फर्स्ट फेमाइन कमीशन का नाम क्या था? ये था रिचर्ड स्टार्च कमीशन। क्या रिचर्ड स्टार्च कमीशन को है किस गवर्नर ने बनाया था? लिटन ने बनाया था। किस साल बनाया था? 78 में बनाया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ, फेमाइन और रॉयल टाइटल एक्ट। अब यहाँ पे देखो, इसको टाइटल मिला किसको? केसर हिंद टाइटल मिला कि नहीं? क्वीन को केसर हिंद ये टाइटल मिला किसको? क्वीन विक्टोरिया को, क्योंकि ये उसी वक्त एक रॉयल टाइटल एक्ट भी पास हुआ था, रॉयल टाइटल एक्ट 1778 या 76, ये देखना रॉयल टाइटल एक्ट भी इसी लिटन के टाइम पे पास हो जाता है। ये एक पॉइंट सब क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आएगा आपको याद रखने के लिए वो है वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट। तो हमने यहाँ पे फेमाइन का जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया, रॉयल टाइटल और क्वीन विक्टोरिया को जो टाइटल मिला ये भी क्लियर हुआ। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एक्ट है, एक वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट है, एक आर्म्स एक्ट है। क्लियर है यहाँ पे? अब ये अच्छे से देखो, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अभी तक हमने पढ़ा था प्रेस को लेके। प्रेस में हमने बोला 1818 में फर्स्ट वर्निक्यूलर न्यूज़पेपर आया था। वर्निक्यूलर न्यूज़पेपर मतलब
लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर दसंगाती रंगयूल करगिल दुगा उर्दू में आता है, कहीं बल्टी में आएगा, कहीं पंजाबी में आएगा, अपने अपने लोकल न्यूज़पेपर को वर्निकुलर बोलेंगे। तो उस दिन हमने पढ़ा था, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे जाऊँगा तो अराउंड 1770 में फर्स्ट न्यूज़पेपर आता है इंग्लिश में, और ये न्यूज़पेपर हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो जब 1800 में वेलेस्ले आएगा, वेलेस्ले जो है वहाँ पे सेंसरशिप एक्ट लाएगा। सेंसरशिप एक्ट मीन्स कि जो प्रेस थी उसको कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन करेगा, उसको सेंसरशिप एक्ट जब चिंता होता। उसको बाद में सेंसरशिप एक्ट को आगे जाकर जब हेस्टिंग्स आएगा तो ये सेंसरशिप एक्ट को जो है रिमूव करेगा, इसको एबॉलिश करेगा। उसके चलते इंडिया में अब जो प्रेस फ्रीडम है वो थोड़ा ज़्यादा मिल गया। तो जब देखा कि गवर्नर जनरल काफ़ी लिबरल है, वो मतलब प्रेस को उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा है, जो पहले रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उनको भी हटा रहा है, तो लोग जो है अब वर्निकुलर प्रेस लाना स्टार्ट करेंगे। और 1818 में फर्स्ट वर्निकुलर न्यूज़पेपर आता है। कौन सा आता? समाचार दर्पण। सिर्फ मेहरून ने इसको लिखा था ग्रुप में, समाचार दर्पण, ये उस दिन मैंने आपको बोला था। अब यहाँ पे वर्निकुलर प्रेस आ गया। वर्निकुलर प्रेस आने से क्या होगा कि जो लोग थे उस वक्त नेटिव लैंग्वेज ही जानते थे, है कि नहीं? तो यहाँ पे लोग बहुत मतलब गवर्नमेंट के रिलेटेड लिखेंगे। फिर आगे जाके जब हम देखेंगे, उस दिन हमने पढ़ा था 1835 में मेटकाफ गवर्नर आते हैं। मेटकाफ ये जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के आएगा। इसको तो लिबरेटर ऑफ प्रेस भी बोलते हैं, लिबरेटर ऑफ प्रेस किसको बोलते हैं? मेटकाफ को, ये हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पे प्रेस जो है काफ़ी लिबरलाइज हो जाता है, तो हर कोई अच्छे से लिख रहा है। लेकिन जब लिट्टन आएगा यहाँ पे 1776 में, जब लिट्टन आएगा, लिट्टन आते ही वो क्या करेगा 1778 में एक एक्ट पास करेगा, वर्निकुलर प्रेस एक्ट। वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1778। इस एक्ट के चलते वो क्या कहता है कि जो भी लोकल प्रेस है उनको एक किस्म को बैन कर देता है, यूँ कह सकते हो। लेकिन इंग्लिश प्रेस को कुछ नहीं करेगा। तो इंग्लिश जो न्यूज़पेपर हैं वो सब चलेंगे, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज के प्रेस है वो क्या करेगा, उसको बैन कर देगा। एग्जैक्ट तो बैन नहीं करेगा, वो रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, लेकिन बैन जराया। तो अब क्वेश्चन आता है, वर्निकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? लिट्टन ने लाया था। कब लाया था? 78 में लाया था। इसने क्या किया, लोकल लैंग्वेज या वर्निकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर को बैन किया था। और उसी के चलते अब क्या हुआ, रात को जब ये पास हो गया एक्ट, तो एक न्यूज़पेपर आता है जो रातों रात वर्निकुलर से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि इस रिस्ट्रिक्शन से वो बच सके। यहाँ पे मैंने उसका नोट भी लिखा है, अमृता बाजार पत्रिका। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इसका पब्लिशर कौन था, उसका नाम आपने ग्रुप में डालना है। अमृता बाजार पत्रिका का पब्लिशर कौन है? क्योंकि इस बंदे को हम आगे 2-3 जगहों में पढ़ेंगे, इसलिए ये बंदा इंपॉर्टेंट है। कौन? अमृता बाजार पत्रिका। तो यहाँ पे एक न्यूज़पेपर होता है, एक न्यूज़पेपर है, तो जो रातों रात वर्निकुलर से किस में कन्वर्ट होगा, इंग्लिश में चेंज होता है। तो उसका नाम था अमृता बाजार पत्रिका। पत्रिका मतलब न्यूज़पेपर जनाया। अमृता बाजार पत्रिका न्यूज़पेपर है जो रातों रात वर्निकुलर से किस में चेंज होता है, इंग्लिश में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जो लिट्टन है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाएगा प्रेस में। फिर आगे जाके ये जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट है इसको रिपील करेगा। रिपील मतलब खत्म करेगा। कौन करेगा? नेक्स्ट जो गवर्नर आता है, रिपन, लॉर्ड रिपन 1882 में जो है इस वर्निकुलर प्रेस एक्ट को क्या करते हैं, वो रिपील करेगा। तो ये पॉइंट क्लियर है। क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, वर्निकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 78 में। किसने लाया? लिट्टन ने। क्या लाया? उसने वर्निकुलर जो न्यूज़पेपर थे उनको बैन लगाया। उसमें एक वर्निकुलर प्रेस आता है जो कन्वर्ट होता है इंग्लिश में, वो क्या था? अमृता बाजार पत्रिका। और ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट को बाद में रिपील कौन करेगा जरा? जैसे कि हमने उस दिन पढ़ा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी किसने लाया था? डलहौजी ने लाया था। लेकिन बाद में इसको रिपील किसने किया था? कैनिन ने। कैनिन जो नेक्स्ट गवर्नर आता है वो इसको रिपील कर देता है। तो इस तरह से जब भी कोई गवर्नर एक बुरी चीज़ें लाएगा तो नेक्स्ट वाला गवर्नर आके उसको ठीक करेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको। उसके बाद तीसरा यहाँ पे आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो है आर्म्स एक्ट। क्या है? आर्म्स एक्ट 1778। अब ये आएगा, आर्म्स एक्ट कब पास हुआ था? 1778 में। किसके टाइम पे पास हुआ था जरना? लिट्टन के टाइम पे। और इस एक्ट का क्या करना था कि अब ये जो लोकल्स है इंडियंस, तो आर्म्स जब बना राइफल, बंदूक, खुर्चा, उनको बोलेंगे आर्म्स। तो इस एक्ट के चलते जो लोकल्स थे वो बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के अब आर्म्स लेके नहीं रह सकते। लेकिन जो अंग्रेज हैं वो बिना लाइसेंस के, बिना उसके भी बंदूक रख सकते हैं। अब ये क्या करें, लोकल्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे ना। लिट्टन हमेशा लोकल्स पे अटैक करेगा। तो अंग्रेजों का न्यूज़पेपर चालू रख दिया,
लोकल न्यूज़पेपर को बैन लगा दिया वर्निकुलर प्रेस एक्ट ला के। आर्म्स एक्ट में क्या करेगा, जो अंग्रेज थे वो अपनी जो ये अंग्रेज जो है ये मतलब रख सकते हैं क्या, बंदूक रख सकते हैं, लेकिन जो लोकल है इंडियन से वो नहीं रख सकते, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा और वो आसानी से देंगे नहीं लाइसेंस। तो ये आर्म्स एक्ट उसी रिलेटेड है। तो ये कब आया था, किसने लाया था, ये क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया आर्म्स एक्ट। तो यहाँ पे लिखा है आर्म्स एक्ट, वर्निकुलर प्रेस एक्ट, एनल बच्चा सचिन, एनल मतलब रिपील करना, खत्म करना, एनल उसको एनल भी बोलेंगे। तो यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ आर्म्स और रिक्वायर्ड लाइसेंस, यही सब चीज़ें। फिर एक पॉइंट आता है अफगान वॉर के लेके। अब यहाँ पे देखो, अब इसका जो चौथा पॉइंट है सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। वेरी गुड। अभी तक हमने कितने अफगान वॉर्स पढ़े थे, एंग्लो अफगान जब वॉर की बात आती है ना, इसमें आपने 3 गवर्नर्स को याद रखना है। जैसे कि वॉर तो टोटल होते हैं 2, लेकिन आपने 3 गवर्नर्स को याद रखना है। वो इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट, यहाँ पे अगर मैं 3 गवर्नर्स का नाम आपको बताता हूँ, फर्स्ट होता है एमरेस्ट, जो कब होते हैं 1823 से 29 के बीच में गवर्नर होता है। इसके टाइम पे जो है फर्स्ट एंग्लो सॉरी एमरेस्ट नहीं होता है यार, ये बर्मा में होता है ये बंदा, ऑकलैंड, AUCKLAND, ऑकलैंड के टाइम पे, क्योंकि ट्राईपार्टाइट ट्रीटी हमने पढ़ा था, अफगानिस्तान, पंजाब और इंडिया ब्रिटिश के बीच में ट्राईपार्टाइट ट्रीटी होती है। तो वो उसी वक्त 1838 में ये एक ट्राईपार्टाइट ट्रीटी करेगा। इसका होता है 36 से लेके 42 के बीच में, ये ऑकलैंड होगा। तो इसके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर आएगा ये। फिर जो दूसरा गवर्नर अफगानिस्तान से रिलेटेड याद रखना है वो है जॉन लॉरेंस। उस दिन हमने पढ़ा था, कौन, लॉर्ड जॉन लॉरेंस। लॉर्ड जॉन लॉरेंस जो है वो 1863 से लेके 69 के बीच में जो गवर्नर होते हैं, ये जो है 1865 में जो है भूटान वॉर करते हैं, एंग्लो भूटान वॉर इसी के टाइम पे होती है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना अफगानिस्तान के रिलेटेड एक पॉलिसी एडॉप्ट करता है जिसको बोलते हैं नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। तो क्वेश्चन आता है कि उसको नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी या मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी, तो इसको बोलते हैं, या तो आप नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी भी कर सकते हो, नॉट इंटरवेंशन, इसको दूसरा बोलते हैं मास्टरली, MASTE, मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी। तो आपको आज मैंने जो क्वेश्चंस दिया है उसमें आप देखोगे रिंग फेंस पॉलिसी किसने लाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी किसने लाया था, वेलेस्ले ने सब्सिडी अलायंस पॉलिसी। तो हर गवर्नर एक के साथ एक पॉलिसी अटैच होती है। तो जैसे कि हमने वेलेस्ले के साथ ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी किसने लाया, डलहौजी ने। वेलेस्ले ने ये सब्सिडी अलायंस पॉलिसी किसने लाया, वेलेस्ले ने। इस तरह से यहाँ पे कल को पूछेंगे मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी किसने लाया था, जरना जॉन लॉरेंस लाया था। विद रेस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, तो वो अफगानिस्तान के मैटर्स में खुद को एकदम दूर रखता है, नॉन इंटरवेंशन नहीं करता है उसमें। क्लियर है ये पॉइंट। और अफगानिस्तान के रिलेटेड तीसरा जो हमने गवर्नर याद रखना वो रखना है लिप्टन को, क्योंकि ये लिप्टन जो है सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर करेगा, एंग्लो अफगान वॉर। और यहाँ पे जो है मैंने उस एक पॉइंट कहा था, अफगानिस्तान को क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज फिर से हार जाते हैं। जब फर्स्ट टाइम ऑकलैंड ने जब अफगानिस्तान को अटैक करा था उस वक्त भी ब्रिटिशर्स वहाँ पे हार जाते हैं, और यहाँ पे लिप्टन जब सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर करेगा वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स हार जाते हैं। और इस हार को एक संग हराई होना, एक होता है बहुत बुरी तरह हराई होना और बहुत ज़्यादा नुकसान होना गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे अफगान वॉर में जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है ब्रिटिशर्स का, क्योंकि वो एक आसान वॉर नहीं होती, वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी। यहाँ पे इसको जो अटैक करेगा ना कौन, लिप्टन, तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड, यहाँ पे मैंने शायद लिखा होगा, देखो पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, सॉरी फॉरवर्ड पॉलिसी या प्राउड रिजर्व पॉलिसी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राउड रिजर्व पॉलिसी। तो अफगानिस्तान को रिलेटेड प्राउड रिजर्व पॉलिसी लाया किसने लाया था, जरना लिप्टन ने लाया था। उनके रिलेटेड मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी किसने लाया, जरना जॉन लॉरेंस। ये 2 पॉइंट क्लियर है। और सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर किसके टाइम पे हुआ, लिप्टन के टाइम पे। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर किसके टाइम पे हुआ, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है ऑकलैंड के टाइम पे, ट्राईपार्टाइट ट्रीटी होती है। इसका एक बार उसमें देखना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स क्लियर है सबको।
तो यहाँ पे हमने अफगानिस्तान वाला पॉइंट भी क्लियर कर दिया, दिल्ली दरबार वाला पॉइंट भी क्लियर कर दिया, आर्म्स एक्ट, वर्निकुलर प्रेस एक्ट, वहीं टाइटल जो क्वीन को मिला था रॉयल एक्ट और फेमाइन। यही 5-6 पॉइंट है लिटन के रिलेटेड जो आपने याद रखने हैं। उसके बाद हाँ, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो सिविल सर्विसेज, अभी हमने एक क्वेश्चन किया कि नहीं किया, सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के रिलेटेड पहला पॉइंट मुझे बताओ, इंट्रोड्यूस किसने किया था सिविल सर्विसेज को? कॉर्नवेलिस ने किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नवेलिस, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट, सिविल सर्विसेज पहले किसको था? सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए था। उस वक्त उसको बोला कोविनेटेड सिविल सर्विसेज बोलते थे, जब सिर्फ ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, कोविनेटेड उसको हम बोलते थे, कोविनेटेड सिविल सर्विसेज। लेकिन आगे जाके अब दूसरा क्वेश्चन है, कब और किस एक्ट के थ्रू सिविल सर्विसेज ओपन हुए थे सबके लिए? सिविल सर्विसेज हमने आगे कहा कि वो ओपन कंपटीशन, कहा था कि नहीं कहा था? आगे जाके सिविल सर्विसेज पहले तो सिर्फ अंग्रेज दे सकते थे, आगे जाके सिविल सर्विसेज ओपन हो जाती है इंडियंस के लिए भी, अंग्रेजों के लिए भी, सबके लिए। तो वो होता है 1853 में। 1853 में जब डलहौजी गवर्नर होता है उस वक्त चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पास होगा, जो सिविल सर्विसेज को क्या करेगा? ओपन करेगा कंपटीशन के लिए, ओपन टू ऑल करेगा, किया। फिर तीसरा जो पॉइंट याद रखना है, 1863 में फर्स्ट इंडियन जो सिविल सर्विस क्रैक करता है वो कौन था होता है? सत्येंद्र नाथ टैगोर होता है फर्स्ट सिविल सर्विस क्रैक करने वाला इंडिया का बंदा। फिर सिविल सर्विस के आगे चौथा पॉइंट जो आपने याद रखना है, वो याद रखना है 1878 में जब लिटन आएगा। लिटन क्या करता है? जो सिविल सर्विसेज है उसके रिलेटेड दो चीज़ें वो करता है। एक तो वो सिविल सर्विसेज को अब दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक तो कोविनेटेड, नॉन कोविनेटेड। कोविनेटेड मीन्स जो टॉप पोस्ट होंगे, अब सिविल सर्विस में भी कुछ ज़बरदस्त टॉप लेवल के पोस्ट होंगे, कुछ लो लेवल के। तो कोविनेटेड में जो टॉप लेवल पोस्ट होंगे वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए होंगे, नॉन कोविनेटेड में जो लो लेवल पोस्ट होंगे वो इंडियंस के लिए होंगे। तो इंडियन सिर्फ लो लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो टॉप लेवल के पोस्ट होंगे वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए होंगे। तो ये कोविनेटेड, नॉन कोविनेटेड, ये जो चीज़ें सिविल सर्विस में री इंट्रोड्यूस करी थी वो किसने करी थी? लिटन ने। और सिविल सर्विस के रिलेटेड दूसरा जो पॉइंट है वो था दाखसांग आती मैक्सिमम एज सम सिविल सर्विस तक जनरल के लिए है 32, SC ST के लिए होता है 35 या 36, क्लियर है। लेकिन उस वक्त जो लिमिट होती थी वो थी 21 एज, लेकिन जब लिटन आता है तो वो 21 से उसको घटा के 19 एज कर देता है। ये पॉइंट क्लियर है। तो पहले सिविल सर्विस की मैक्सिमम लिमिट क्या थी? 21 एज तक दे सकता था, अब उसको फिर कम करके क्या कर देता है? 19 एज कर देता है। आज तो हम 21 में स्टार्ट करते हैं, 21 एज होने के बाद तुम सिविल सर्विस दे सकते हो, स्टार्टिंग एज होती है। लेकिन उस वक्त में मैक्सिमम एज क्या थी? 21, उसको रिड्यूस करता है कौन? लिटन टू 19 एज। अब मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन बताओ इसी रिलेटेड, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। अभी हमारा वोटिंग एज कितना है? वेरी गुड, 18। तो जो वोटिंग एज थी यहाँ पे देखो दोनों, उसमें पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस वक्त वोटिंग एज होती थी 21, कितनी थी? अभी कितनी है? 18 है अभी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये 21 एज फर्स्ट, अब देखो ये अब मैं यही बता देता हूँ, छोड़ो यार, ये जो एज होती है 21, अभी कितना है वोटिंग एज? ये था आर्टिकल 326 आर्टिकल है, इसमें पहले लिखा था कि जो वोटिंग एज क्या होगी वो 21 होगी। उसके बाद इस आर्टिकल को अमेंड कर दिया गया, अमेंड करने के बाद वहाँ पे एज क्या कर दी गई? चेंज करके 18। तो ये अमेंडमेंट कौन सा आता है? तो इसको याद रखना, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। इस एक्ट के चलते वोटिंग एज चेंज हो गई थी। तो ये एक पॉइंट भी साथ में याद रखना, क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे हम वापस आते हैं सिविल सर्विसेज में। तो मैंने क्या कहा, सिविल सर्विस के रिलेटेड लिटन जब आता है तो सिविल सर्विस में कोविनेटेड और नॉन कोविनेटेड दो कैटेगरी बनाता है, और मैक्सिमम जो एज है, मैक्सिमम एज वो 21 से लेके 19 कर देगा। जिस तरह से अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जिस तरह से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाया था, किसने लाया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इंट्रोड्यूस किसने किया था? लिटन ने। तो उसको रिपील किसने किया? रिपन ने। लिटन ने लाया था, बाद में रिपन ने उसको रिपील किया। उसी तरह जो एज थी पहले वो 21 से क्या थी? 19, लिटन ने उसको रिड्यूस किया। फिर जब रिपन आएगा तो वो वापस 21 कर देगा, रिपन आगे जाके। इसके बाद जो गवर्नर आएगा रिपन,
वो वापस 19 से क्या करेगा, 21 करेगा। क्लियर है ये पॉइंट? ये क्वेश्चन, हाँ देखो बताओ अब इसमें क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन पुलिस किसी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया। देखो लिटन जो है वो एसोसिएट नहीं है, लो अंडर आर्म्स एक्ट के साथ एसोसिएट है। आर्म एक्ट हमने पढ़ा, एल्बर्ट बिल पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा। वर्निकुलर प्रेस एक्ट पढ़ा, स्ट्रेची कमीशन पढ़ा, फेमाइन कमीशन। तो स्ट्रेची कमीशन के साथ भी रिलेटेड है, वर्निकुलर प्रेस के साथ भी है, आर्म्स एक्ट के साथ, एल्बर्ट बिल के साथ नहीं है, क्योंकि यही एल्बर्ट बिल के साथ आगे जाके इसमें आएगा रिपन का। यहाँ रिपन के टाइम पे एल्बर्ट बिल आते हैं। क्लियर? सो क्वेश्चन कैसे आते हैं ये क्वेश्चन देखो आप, अंडर किस के टेन्योर में मैक्सिमम एज जो सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज को जो मैक्सिमम एज थी वो रिड्यूस हुई थी 19 से 21 से 19 रिड्यूस हो गई। किसके टाइम पे हुई थी, कहाँ पे है यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे देखो लिटन ने उसको 21 से क्या किया था, 19 किया था। बाद में जो रिपन आएगा वो 19 से वापस क्या करेगा, 21 करेगा। तो यहाँ आंसर क्या आ गया, ये चीज़। फिर से यहाँ एक क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन वॉज नॉट एसोसिएटेड विद आर्म्स एक्ट के साथ है 1770, एल्बर्ट बिल के साथ नहीं है, स्ट्रेची कमीशन के साथ भी है, वर्निकुलर प्रेस एक्ट के साथ नहीं है। क्लियर हो रहे पॉइंट सारे? वेरी गुड। इसी तरह ये क्वेश्चन देखो, ये आ गया, ये देखो हरियाणा के सिविल सर्विस में पूछा गया, ना कि केएस एग्जाम में पूछा, तो ये हरियाणा के केस में पूछा है। देखो 1877 में एंट्रेंस एज जो है सिविल सर्विसेज को रिड्यूस हुआ था, किसने किया था, लिटन ने किया था। कहाँ से, 21 से क्या किया था उसने, 19 किया था। क्लियर? पॉइंट उन, तो इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है इस तरह से। फिर यहाँ पे है क्या, लिटन नहीं, उसके बाद आते हैं रिपन के बारे में। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, देखो एक पॉइंट, रिपन ने 1882 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको, है कि नहीं। फिर दूसरा जो एल्बर्ट बिल है वो इसी के टाइम पे कंट्रोवर्सी होगी, ये एक पॉइंट है। फिर यहाँ पे जो आपने याद रखना है ना रिपन को लेके, लॉर्ड रिपन का टाइम है 80 से लेके 84 के टाइम पे। पहला पॉइंट कब था, 80 से 84 के टाइम पे रिपन का। और रिपन के रिलेटेड आपने ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। एक पॉइंट तो यहाँ पे 19 से वापस एज क्या करेगा, 21 करेगा, एज बढ़ा देगा ये इंडियन सिविल सर्विसेज का। ये 2 पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एज बढ़ाता है, रिपील वर्निकुलर प्रेस एक्ट को रिपील करता है, ये 2 पॉइंट हमने पढ़े। अब जो आपने याद रखने हैं रिपन को लेके ये पॉइंट, एक तो एल्बर्ट बिल आता है इसके टाइम पे, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इसी के टाइम पे आएगा। फिर हंटर कमीशन, विलियम हंटर या विलियम हंटर कमीशन जो है एक, इसी के मतलब स्टार्ची कमीशन था, एक फेमाइन कमीशन, फर्स्ट फेमाइन कमीशन था कि नहीं। तो इसी तरह फर्स्ट ये एजुकेशन के लिए या फर्स्ट एजुकेशन कमीशन भी इसको बोलते हैं, तो ये कमीशन हंटर कमीशन, ये याद रखना है। उसके बाद आपने याद रखना रिपन रेजोल्यूशन, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपने याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन आएगा एल्बर्ट बिल। अब यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ ILBERT एल्बर्ट बिल, ये 1882-81 में आएगा, 82 में बोल देता हूँ जो भी है। तो ये किसके टाइम पे आता है, रिपन के। एल्बर्ट बिल क्या करते हैं, देखो इस बिल में क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा था कि जजेस थे, मान के चलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज है। तो पहले क्या हुआ करता था कि उस दिन जब हमने कॉर्नवालिस का पढ़ा था, तो जो जुडिशल रिफॉर्म्स था किसने लाया था, कॉर्नवालिस ने। अगर आपने जुडिशल रिफॉर्म्स को पढ़ा होगा, जुडिशल रिफॉर्म्स में अगर हमने देखा तो कॉर्नवालिस जो है जुडिशल रिफॉर्म्स लाता है। ये क्या लाता है, एक तो ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लाता है, डिस्ट्रिक्ट जजेस, ये हमने पढ़ा था। इसने लाया था सर्क्यूट कोर्ट्स, सर्क्यूट कोर्ट्स इसी ने लाया था। बाद में इन सर्क्यूट कोर्ट्स को आगे जाके विलियम बेंटिंग ये इनको रिपील कर देता है, ये हमने पढ़ा था। फिर उससे पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्या लाते हैं, सुप्रीम कोर्ट लाता है कलकत्ता में, कलकत्ता में लाता है, नहीं लाता है। फिर आगे जाके हमने पढ़ा था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में, जो क्या करता है सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में उसको रिपील करेगा। उसकी जगह पे 3, एक तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, तीनों जगह पे हाई कोर्ट्स लाएगा, ये हमने पढ़ा था। ये सब जुडिशरी के रिलेटेड है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, देखो अभी तक क्या हो रहा था, इन हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट्स में जो जज होता था वो अंग्रेज़ होता था। अब ये लोगों का मानना था कि जो अंग्रेज़ वो सुपीरियर है, था कि नहीं था। अंग्रेज़ों का मानना था कि अंग्रेज़ हम सुपीरियर है, तुम इंडियंस जो है इन्फीरियर हो हमसे। तो अब क्या होता है कि अब जब रिपन का टाइम आता है, रिपन के टाइम पे एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, रिपन एल्बर्ट बिल। उस बिल के चलते ये कहा जाता है कि अब के बाद से जो इंग्लिश जो इंडियन जजेस होंगे वो जो है ब्रिटिशर्स को भी ट्राई करेंगे। मींस कि मैं हूँ एक इंडियन जज मान के चलो,
अब अगर कोई ब्रिटिश क्रिमिनल क्राइम करेगा तो उसको भी मैं ट्राई करूँगा, मतलब वो मेरे सामने पेश होना पड़ेगा। नहीं तो इससे पहले क्या था, जो अंग्रेज थे सिर्फ अंग्रेज जज ही उनको ट्राई कर सकते थे, लोकल जजेस या इंडियन जजेस अंग्रेज़ों को ट्राई नहीं कर सकते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल क्या बोलता है कि अब जो इंडियन जजेस हैं और यूरोपियन जजेस हैं वो इक्वल हैं, तो यूरोपियन अगर कोई क्राइम करता है इंडिया में, ब्रिटिशर कोई क्राइम करता है तो उसको भी ट्राई कर सकता है इंडियन जज। तो ये चीज़ जो है ना अंग्रेज़ों को डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पर बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो जाती है और फिर फाइनली इस बिल को रिपीट किया जाता है, इसको फिर मॉडिफाई किया जाता है इस तरह से। तो ये होता है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। क्लियर सो, कोई डाउट है चंग? तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्लियर हो गई। तो ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1882 में किसके टाइम पे आई थी? रिपन के टाइम पे आई थी। ये एक पॉइंट हुआ, आपने याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया। सेकंड है फैक्ट्री एक्ट। तो अब यहाँ पे फैक्ट्रियाँ तो पहले से चल रही हैं, तो अब यहाँ पे आपने याद देखो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आता है 1881 में। उसके बाद एक और आता है सेकंड फैक्ट्री एक्ट, वो आता है 1891 में सेकंड फैक्ट्री एक्ट आएगा। यहाँ पे तो रिपन होगा ना, तो यहाँ आबाद में आएगा। तो जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है वो किसके टाइम पे आता है? रिपन के टाइम पे आता है। ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा, ये जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है वो फोकस करता है चाइल्ड लेबर्स पे, चाइल्ड लेबर्स पे। ये क्या बोलता है कि मतलब मान के चलो 9 साल से नीचे जो बच्चे हैं वो चाइल्ड है, वो तो काम ही नहीं कर सकते, और जो बाकी 9 से लेकर 14 तक मान के चलो इनको मान लो सिर्फ कुछ घंटे ही जॉब करना पड़ेगा, ज़्यादा उनको काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे हैं ज़रा जोशिक। तो ये जो फर्स्ट रिपन एक्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनता है। इसमें देखो, इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था? फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था? 1881 में। किसके टाइम पे आया था? रिपन के टाइम पे। और उसका जो मेन फोकस क्या था? चाइल्ड लेबर को। अभी हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो चाइल्ड रिलेटेड आर्टिकल कौन सा था पॉलिटी में? आर्टिकल कौन सा है? बोलो शाबाश। चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर के रिलेटेड हमारा एक आर्टिकल है ना, फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल होता है जो प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर इन डिजास्टर्स इंडस्ट्रीज में। अच्छा बस, वेरी गुड। आर्टिकल 24 एकदम उल्टा, 42 DPSP है, मैंने फंडामेंटल राइट्स कहा था। तो आर्टिकल 24 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज। ये हमने पढ़ा था। तो ये फोकस चाइल्ड लेबर पे करेगा। तो ये इस तरह से, तो फर्स्ट किसके टाइम पे आएगा? रिपन के टाइम पे आएगा। ये पॉइंट हो गया। फिर आता है एजुकेशन पे। तो देखो, एजुकेशन के रिलेटेड हमने अभी तक 3 चीज़ें पढ़ी थी। एजुकेशन के रिलेटेड पढ़ी थी नहीं, एक हमने पढ़ा था मैक्यूले माइन्यूट 1835 में, जो क्या बोलता है जो पढ़ाई होगा वो किस में होगा? जो भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी एजुकेशन पे, वो किस एजुकेशन पे करेगी? इंग्लिश एजुकेशन पे करेगी। ये हमने पढ़ा था 35 में। फिर आगे जाके 1853 में वुड्स डिस्पैच हमने पढ़ा था। वुड्स डिस्पैच, जहाँ पे ये क्या करते हैं? एजुकेशन को 3 उसमें वो करेगा, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और टर्शरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन किस में होगी? वर्निकुलर में। सेकेंडरी वर्निकुलर प्लस इंग्लिश में। और टर्शरी या हायर एजुकेशन जरा, हायर एजुकेशन इसको इंटरमीडिएट एजुकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी एजुकेशन, इंटरमीडिएट एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ये इंग्लिश में होगी जस्मिन। और इसी वुड्स डिस्पैच ने 1853 में ये भी कहा था कि आप यूनिवर्सिटीज़ बनाओ जरा जस्मिन को। फिर आगे जाके 1863 में 63 में या कैनिन के टाइम पे, जो भी है देख लेना, कैनिन के टाइम पे 3 यूनिवर्सिटीज़ बन जाते हैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटी बन जाते हैं। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो फोकस हो रहा है किस पे हो रहा है? हायर एजुकेशन पे हो रहा है। लेकिन जो एक्चुअल एजुकेशन का बैकबोन है तो प्राइमरी एजुकेशन है कि नहीं है? तो फिर यहाँ पे जब रिपन आएगा तो वो एक कमीशन को बिठाएगा। कुलिक पुकार चाल, अच्छा 5 ठीक है। ओ तो जो है, तो जब रिपन आएगा तो यहाँ पे ये एक कमीशन बनाएगा, विलियम हंटर कमीशन। अभी तक हमने विलियम के नाम पे कितने लोग पढ़े बताओ? विलियम के नाम पे हमने अभी तक कितने अंग्रेज़ों को पढ़ा? विलियम बेंटिंक हुआ एक, विलियम हॉकिंस, विलियम
विलियम हंटर, विलियम बेंटिंग, विलियम हेस्टिंग एंड वॉरेन हेस्टिंग तो ये तीनों हमने अभी तक पढ़ा। तो अब यहाँ पे जो है 1882 में कौन सा कमीशन लाएगा? विलियम हंटर कमीशन को अपॉइंट करता है कौन? रिपन। इसको बोलते हैं फर्स्ट एजुकेशन कमीशन भी, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन भी इसको बोला जाता है। ये पॉइंट है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, ये जो विलियम हंटर कमीशन है वो फोकस करता है किसमें? प्राइमरी और इंटर प्राइमरी एजुकेशन में, ज़रा मेनली किस में फोकस करता है? ये प्राइमरी एजुकेशन में। तो यहाँ से क्वेश्चन 3 बनते हैं। एक बनता है कि फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कौन सा था? विलियम हंटर कमीशन, ये एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा बनता है विलियम हंटर कमीशन कब बनाया था? 82 में। किसके टाइम पे? रिपन के टाइम पे। और इसने मेन फोकस किस पे किया था? प्राइमरी एजुकेशन पे। तो इस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा हायर एजुकेशन पे फोकस कर रही है, लेकिन इसको करना चाहिए लोकल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इस तरह से कुछ उसका रिकमेंडेशन होता है। तो विलियम हंटर कमीशन हमारा हो गया, यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट भी हो गया। और लास्ट पॉइंट इधर आपको आएगा रिपन रेजोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो रिपन रेजोल्यूशन मतलब क्या हुआ, अब हम पढ़ेंगे रिपन रेजोल्यूशन। रिपन रेजोल्यूशन अभी तक हमने यहाँ पे देखो, अभी तक क्या पढ़ा हमने? गवर्नर एक जनरल था, उसका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल था। लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमने पढ़ा कि 1861 चार्टर एक्ट के चलते का इंडियन काउंसिल एक्ट के चलते 3 इंडियंस को वहाँ पे अलाउ किया था, पढ़ा था कि नहीं? अब यहाँ पे स्टोरी क्या होती है देखो, अभी हम अगर देखें इंडिया का मैप देखें इस तरह से, तो यहाँ पे बैठा है एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको अब हम वाइसरॉय कहते हैं, है कि नहीं है? उसी के साथ यहाँ पे एक बंगाल प्रेसिडेंसी है, यहाँ पे एक बम्बई प्रेसिडेंसी है और यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी है। क्लियर है पॉइंट? अब यूँ कह सकते हैं कि ये 3 प्रेसिडेंसी क्या है? 3 स्टेट्स हैं या 3 प्रोविंसेस कह सकते हैं। ये जो 3 प्रेसिडेंसी से दे आर लाइक 3 प्रोविंसेस। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ ये हेड, उसके नीचे फिर प्रोविंस गवर्नमेंट पे यहाँ पे अपना इसका एक गवर्नर, इसका अपना होगा, इसका अपना गवर्नर होगा, इसका अपना गवर्नर होगा ये। उसके नीचे फिर एक लोकल गवर्नमेंट भी आती है। लोकल गवर्नमेंट आती है सिटीज़ में, यहाँ पे कलकत्ता सिटी है, उधर एक लोकल गवर्नमेंट आएगी, म्यूनिसिपैलिटी आएगी। यहाँ पे मुंबई सिटी में एक म्यूनिसिपैलिटी आएगी। यहाँ पे जो मद्रास सिटी है वहाँ पे, तो यहाँ पे जो लोकल एक गवर्नमेंट भी हुआ करती थी, जिसको हम म्यूनिसिपैलिटीज़ में या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हुआ करते थे। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ पे भी जो है अंग्रेज़ों का मेजोरिटी था, दबदबा उन्हीं का था। यहाँ पे भी अंग्रेज़ों का ही मेजोरिटी था। लेकिन यहाँ पे जो लोकल लेवल पे है ना, यहाँ पे रिपन एक रेजोल्यूशन लाके क्या करेगा कि ये जो लोकल बॉडीज़ हैं, इनको मैं सीधा लिखूंगा लोकल बॉडीज़। इन लोकल बॉडीज़ में इसने 2 चेंजेस लाया, जैसे कि लोकल बॉडी निका मेंबर्स होची। तो रिपन ने 2 चेंजेस क्या लाए? एक बोला कि यहाँ पे जो मेजोरिटी होगी लोकल बॉडी वो होगी नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियंस, ऑफिशियल हो गए अंग्रेज़ खुद, नॉन ऑफिशियल जरिए उतना का तो इंडियंस की। तो यहाँ पे मेजोरिटी किसकी होगी? इंडियंस की। और इन लोकल बॉडीज़ में जो चेयरमैन होगा वो भी क्या होगा? नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियन होगा। ऑफिशियल हो गया इंग्लिश, नॉन ऑफिशियल जरिए का तो इंडियन। तो इसलिए 2 लोकल बॉडीज़ में जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है वो किसकी होगी? मेजोरिटी मेंबर्स होंगे इंडियंस, और चेयरमैन भी जो है इंडियंस होंगे, नॉन ऑफिशियल होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क हुआ कि नहीं हुआ? मतलब मेजोरिटी इंडियन वजह बना, क्योंकि अब यहाँ से हम जब अभी हम कहाँ पे 1882 में, थोड़ी देर के बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या बोलेगा? यहाँ पे जैसे कि सेंट्रल लेवल पे गवर्नर जनरल है, उसकी एक गवर्नर जनरल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, गवर्नर जनरल, लेजिस्लेटिव। तो ये लोग डिमांड करते हैं कि भाई हमें यहाँ पे मेजोरिटी दो, हमें भी यहाँ मेजोरिटी दो। लेकिन अभी तक 1882 के टाइम पे, हम अभी 82 में है कि नहीं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो 3 इंडियंस को अलाउड है, वो भी ब्रिटिश खुद डाल देता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो अभी इंडियंस का एंट्री ही नहीं हुआ, वो होता है आगे जाके 1909 में फर्स्ट इंडियन एंट्री करेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। लेकिन यहाँ पे लोकल लेवल में क्या हो रहा है? मेजोरिटी इंडियंस को दी जा रही है। क्लियर सुना? इसी को बोलेंगे रिपन रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे रिपन क्या करे? लोकल लेवल पे कितना उसने काम किया, अच्छा काम किया कि नहीं किया? इसलिए जो इसको रिपन रेजोल्यूशन 1880 को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। मैग्ना कार्टा मतलब सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो इसको हम बोलेंगे मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। किसको बोलेंगे वो? हम रिपन। और ये जो रिपन है, रिपन खुद इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ
लोकल गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट कौन हुआ? रिपन। मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, हमने ये सब पढ़ा था। मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन किसको बोले थे? मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया का डॉक्यूमेंट स्पेन वोट्स डिस्पैच को, क्योंकि उसी ने तो 3 लेवल इंटरमीडिएट, प्राइमरी, हायर का सब उसको स्पेन, उसने यूनिवर्सिटीज़ बनाओ बोला था। उसने बोला था जो वोकेशनल मतलब दासंगति एक यूजिन एकेडमिक जो हम पढ़ते हैं ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमटेक दिन अच्छी होते हैं ना, पीजी वीजी बेंच हाथ दे। एक होता है प्रोफेशनल, जैसे कि नर्सिंग है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वो सब भी उसी ने लाया था, वुड्स ने। तो मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन जरना वुड, मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट जरना रिपन रेजोल्यूशन। क्लियर सो पॉइंट उन। तो अब यहाँ पे रिपन ने क्या किया, लोकल लेवल पे जो है मेजोरिटी इंडियंस की आ जाती है, तो यही पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है चीज़ों को, रिपन रेजोल्यूशन, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, ये लोकल गवर्नमेंट जो भी चेयरमैन, नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियंस हो जाते हैं। क्लियर है ये पॉइंट। अब मुझे यहाँ पे बताओ सेंसस का हमने पढ़ा था, सेंसस कब आया था? फर्स्ट टाइम सेंसस जब इंडिया सो मसूम। यहाँ पे देखो 1772 में मायो ने फर्स्ट सेंसस किया था। मायो ने क्या किया था? 72 में फर्स्ट सेंसस किया था, सिर्फ बंगाल रीजन में। कहाँ पे किया था? बंगाल रीजन में। उसके बाद जब 1881 में रिपन होगा, रिपन, तो यहाँ पे फुल सेंसस होगा, फुल सेंसस। और यहीं से जो है हर 10 साल के बाद जो सेंसस आता है ना, 81, 91, 1, 1901, 21, 31, 41, 51, 61 रेजियो में दाफा 2011 इदो का मेंदू 11 ही खोना चाहिए उसी, क्योंकि 81 से हमारा हर 10-10 साल के बाद सेंसेक्स आने का जो सिस्टम स्टार्ट हुआ था वो इसी रिपन के टाइम पे हुआ था। और रिपन के टाइम पे फर्स्ट टाइम फुल सेंसस हुआ था। लेकिन एक्चुअल में जो बंगाल रीजन में थोड़ा बहुत जो सेंसस का काम स्टार्ट किया था वो मायो ने किया था। तो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सेंसस किसने लाया था? जरा मायो ने। कब लाया था? 72 में। लेकिन फर्स्ट टाइम फुल सेंसस किसने लाया था? जरा रिपन ने 81 में। और जो हर 10 साल के बाद जो सेंसस आता है वो जो प्रैक्टिस स्टार्ट कहाँ से हुई थी? 81 रिपन के टाइम से स्टार्ट हुई थी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है रिपन का, यहाँ पे मैसूर को लेके, फिर हमारा एंड हो गया। मैसूर को देखो, यहाँ पे देखो मैसूर, ये मैसूर है हमारा, ठीक नहीं है? यहाँ पे सॉरी मैसूर कहाँ पे था? यहाँ पे मैसूर था। अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे स्टोरी में फिर से आता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है कि नहीं? 1799 में सब्सिडरी अलायंस में आ जाता है मैसूर, वेल्लेस्ले के टाइम पे हमने पढ़ा था। टीपू सुल्तान को मार देते हैं, वोदिया रूलर को बिठाएंगे, फिर सब्सिडरी अलायंस में आएगा वेल्लेस्ले के टाइम पे। यहाँ तक क्लियर है? फिर मैसूर के साथ क्या होता है 1833 में? जिस तरह आज हमने पढ़ा 1856 में डलहौजी ने अवध को कैप्चर किया था ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस, उसी तरह से उससे भी पहले 83 में कौन था? वॉरेन विलियम बेंटिंग था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। इसी ने 1833 में मैसूर को मिस गवर्नेंस के नाम पे जो रूलर था उसको हटा के ब्रिटिश का पार्ट बनाया था। तो अगर कल को क्वेश्चन आता है मिस गवर्नेंस के बेसिस पे फर्स्ट टेरिटरी जो कैप्चर करी थी वो कौन थी? अवध नहीं थी, मैसूर थी। अवध तो बाद में। अब यहाँ पे मिस गवर्नेंस हुआ कि नहीं? मिस गवर्नेंस पे हमने 1856 में किसको पढ़ा? अवध को। किसने किया था? डलहौजी ने। उससे पहले 1833 में मैसूर किंगडम को मिस गवर्नेंस पे कैप्चर करता है विलियम बेंटिंग। क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है? 1833 में मैसूर को विलियम बेंटिंग जो है मिस गवर्नेंस के नाम पे कैप्चर करेगा। फिर आगे जाके इधर आएंगे तो हम 1881 या 82 के टाइम पे जब रिपन आएगा वो वापस वहाँ पे वोदिया डायनेस्टी को बिठा देगा या उनको वापस कर देगा। वो ब्रिटिश जो वोदिया डायनेस्टी की टेरिटरी है आप रिस्टोर कर देता है, यूँ कह सकते हैं कि रिस्टोर कर देता है। कौन? रिपन। तो मैसूर को रिस्टोर किसने किया था? जरना रिपन ने। मैसूर को मिस गवर्नेंस पे किसने कैप्चर किया था? जरना बेंटिंग ने। मैसूर को सब्सिडरी अलायंस में लाया किसने था? वेल्लेस्ले ने। तो ये 3 पॉइंट मैसूर के रिलेटेड याद रखना है। तो यहीं तक हमारा द एंड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया। कौन? रिपन का। कल हम पढ़ेंगे डफरिन के साथ हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस भी स्टार्ट हो जाएगा। अब ये लास्ट में रिपन के रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, उनको एक बार देखो यार। ये अंतंग आतिश चिसिल से दे उदम थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी है चीन।
यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो, हंटर कमीशन हमने पढ़ा, हंटर कमीशन पढ़ा हमने 82 में, किसने लाया था? रिपन ने लाया था। अब मुझे इसको अपॉइंट किया था रिपन ने, सही है कि नहीं? ये है। दूसरा पॉइंट ये देखो, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया किसको कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन वुड्स रिसर्च को, तो ये गलत हुआ। तो ये वुड्स रिसर्च को कहते हैं, ना कि हंटर कमीशन को। इट रिकमेंडेड प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इंपॉर्टेंट, मतलब प्राइमरी एजुकेशन के रिलेटेड इसने रिकमेंडेशन दिया था, नहीं दिया था? ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ। इट रिकमेंडेड लिटरली एंड वोकेशनल एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल। तो जो आज हम सेकेंडरी लेवल पे हम पढ़ते हैं ना, 12th तिरकी हम नंगाता खाचिक अलग फील्ड एजुकेशन, तो खाचिक दी फील्ड एजुकेशन, तो वो भी चीज़ें इसी ने दी थी। तो यहाँ पे जो गलत आंसर था मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, जो क्या था? वुड्स डिस्पेच था, है कि नहीं था? वो 2 पॉइंट को। अब इसी तरह बताओ, टेन्योर के, रिपन के टेन्योर के साथ कौन सा इवेंट एसोसिएटेड है? और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब लोकल, अब लोकल हुआ कि नहीं? सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब लोकल लेवल पे सेल्फ गवर्नमेंट, इसलिए क्योंकि मेजोरिटी कौन हुआ है? इंडियंस, तो सेल्फ गवर्नमेंट हो गया। तो ये भी सही है, ये भी सही। इसका हमें नहीं पता, तो आंसर क्या होना चाहिए? डी। तो ये 2 तो ऑलरेडी सही है, तो यहाँ बी सी में दे, तो टेक्निकल आंसर यही आना चाहिए। इस होगा रिपन के रिलेटेड नॉट कंट्रीब्यूशन, रिपन का कंट्रीब्यूशन नहीं है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, रिपन का टाइम क्या है? 80 से लेके 84 तक है, तो ये तो गलत हुआ। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, इसको लाया किसने था? मायो ने। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल लेवल पे टैक्सेशन का पावर देता दे दिया, लेकिन उसको कंटिन्यू रखा नहीं रखा? रखा था, वेरी गुड। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसके टाइम पे आया? सही है। एजुकेशन कमीशन विलियम हंटर कमीशन भी इसने लाया, तो ये फर्स्ट वाला गलत हुआ रिपन के रिलेटेड। इसी तरह ये वाला देखो, स्टेटमेंट इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के रिलेटेड, ये रिपन लाया था। सही है ना? क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ यूरोपियन जज ही ट्राई कर सकते थे अंग्रेजों को, लेकिन इल्बर्ट बिल ने क्या कहा? ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया। अब इंडियन और यूरोपियन जज दोनों इल्बर्ट बिल के चलते दोनों ट्राई कर सकते हैं यूरोपियंस को, तो ये इनको मंजूर नहीं होता है, फिर कंट्रोवर्सी होती है, ये वो चल। तो यही चीज़ इल्बर्ट बिल के टाइम पे ये सही हुआ। इसी तरह ये क्वेश्चन देखो, इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 में आया था, ये याद रखना। मैंने डेट वहाँ 82 बोला होगा, शायद 83 में है, उदू चिक अपडेट तो चौसा है। फिर ये वाला देखो, प्राइमरी एजुकेशन रिकमेंडेड बाई डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए रिकमेंडेशन किस कमीशन ने दिया था? हंटर कमीशन ने। वेरी गुड। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आ गया।